डेटाबेस से मेरे को फिल करना है, मतलब डेटाबेस से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ड्रॉप डाउन में फिल हो जाना चाहिए। तो पहले तो मैं क्या लिखा, एक डिव ले लिया, ठीक है। वो डिव के अंदर क्या लिखा, HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट, उतना तो समझ में आ ही गया होगा सबको। उसके बाद जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के आगे ब्रैकेट लिखता हूँ तो वो क्या बोलता है कि तुम क्या करो, पहले इसका नाम बताओ कि ड्रॉप डाउन का नेम क्या है। वो क्या बोलता है कि ड्रॉप डाउन का नेम बताओ, ठीक है। तो सिर्फ नेम वाला पैरामीटर मेरे को ओवरलोडेड फंक्शन नहीं यूज करना है। मेरे को कौन सा यूज करना है, मेरे को ये वाला यूज करना है, ये वाला नहीं, मेरे को ये वाला यूज करना है। इसमें नेम भी होना चाहिए, काम क्यों नहीं कर रहा, दिया पड़ा है, खत्म कर दी क्या कॉपी इसको। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर स्ट्रिंग नेम होना चाहिए, ठीक है। आई इनुमरेबल सेलेक्ट लिस्ट आइटम, मतलब कितने आइटम है वो तुमको सेकंड पैरामीटर में बताना पड़ेगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में बताना पड़ेगा, सेलेक्ट लिस्ट आइटम का आई इनुमरेबल फॉर्म। सेलेक्ट लिस्ट आइटम का आई इनुमरेबल फॉर्म जो होता है वो सेलेक्ट लिस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं क्या बताना पड़ेगा, ऑप्शन लेवल बताना पड़ेगा। ये भी पैरामीटर अपने काम का नहीं है एक्चुअली देखा जाए, ये वाला है क्या वो। मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को HTML एट्रीब्यूट भी चाहिए, मेरे को ऑप्शन लेवल भी चाहिए, मेरे को सेलेक्ट लिस्ट भी चाहिए और नाम चाहिए। वो पैरामीटर मेरे को यूज करना है। क्या क्या चाहिए मेरे को, नेम चाहिए, सेलेक्ट लिस्ट चाहिए, सेलेक्ट लिस्ट मतलब जो आइटम आने वाला है उसके अंदर वो सेलेक्ट लिस्ट चाहिए, ऑप्शन लेवल चाहिए और HTML एट्रीब्यूट भी चाहिए। तो इसमें 3 है, लेकिन इसमें HTML एट्रीब्यूट नहीं है। दिख रहा है क्या मैं कहाँ बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा, ये समझ रहे हैं ना, ये चेंज हो रहा है, ये हाँ। तो अब इसके अंदर क्या है, इसमें HTML एट्रीब्यूट है बराबर, वो देखो आई डिक्शनरी, सेलेक्ट लिस्ट है लेकिन ऑप्शन लेवल नहीं है इसमें, तो ये नहीं चलेगा मेरे को। अब ये देखो, ये चलेगा क्या, ये चलेगा बराबर, इसमें सेलेक्ट लिस्ट भी है, ऑप्शन लेवल भी है, HTML एट्रीब्यूट भी है। तो ये ओवरलोडेड फॉर्म मेरे को यूज करना है। तो अब सीक्वेंस देखो, पहला क्या बोल रहा है, नेम बताओ, तो मैंने नेम क्या बताया, CBO नेम। फिर बोल रहा है कि सेलेक्ट लिस्ट बताओ, तो सेलेक्ट लिस्ट बता दिया मैंने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। सेलेक्ट लिस्ट में डेटा कहाँ से आने वाला है, मॉडल में पूरा डेटा भरा हुआ है, लेकिन मॉडल में तो बहुत सारे ना, प्रोडक्ट आईडी भी है, प्रोडक्ट नेम, पूरा टेबल है ना मॉडल के अंदर। तो उसमें से क्या निकालना है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। अब ये दोनों में अलग अलग चीज क्या है, ये जो है वैल्यू एट्रीब्यूट में जाएगा, ये जो है वैल्यू एट्रीब्यूट में जाएगा, और ये जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जाएगा। जो ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन आता है, उसमें ऑप्शन के अंदर 2 चीज होती है, एक होती है जो इनर टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है, वो इनर टेक्स्ट लिखा हुआ मतलब जो तुम्हारा ऑप्शन टैग होता है ना, वो ऐसा होता है। सेलेक्ट लिस्ट का ऑप्शन टैग ऐसा होता है, ऑप्शन, उसमें होता है वैल्यू, यहाँ पे कोई टेक्स्ट होता है और फिर ऑप्शन की क्लोजिंग होती है बराबर। तो जो चीज तुम यहाँ देते हो ना, वो इधर आ जाती है वैल्यू में। तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे सबमिट होगा, मतलब यहाँ पे एक में जैसे 10 है, एक में 20, एक में 30 ऐसे आएगा। और 10 के जो आइटम है वो समझ लो A है तो A इधर आएगा, B है तो B इधर आएगा, C है तो C इधर आएगा। बात समझ में आया क्या, समझ में आया। तो ये रन टाइम में कैसे रेंडर दिखता, रन टाइम में कैसा बनता है ये, इसकी वजह से वो देखो। तो रन टाइम में ये दिखता है तुमको ऐसा, यहाँ पे आया प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे आया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। इसके लिए मैं इससे पहले थोड़ा भगा भगा के बता तो दिया कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, तो फिर बैक लेके फिर घसीटूंगा वापस, क्योंकि अभी इसमें पार्शियल व्यू और वो सब कंसेप्ट बाकी है। अभी तो सिर्फ उसका प्राइस आ रहा है, वो सेलेक्ट करने में पूरी डिटेल आना चाहिए। अभी मैं सिर्फ एक वैल्यू लेके घूम रहा हूँ पूरे साइकिल में। अब मैं एक व्यू लेके घूमूंगा, यहाँ से डेटा दूंगा, वो व्यू बना के भेजेगा और नीचे वो व्यू रेंडर होगा। अभी समझा मैं क्या बोला, बात समझी कि नहीं, सही क्या बोला। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ बोलना, कुछ तो बोल, लेकिन समझ गया।
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी पास करता हूँ ना वहाँ पे, तो उसका खाली प्राइस मिलता है, एक वैल्यू वापस आती है। अब मैं जब तो प्रोडक्ट आईडी पास करूँ तो उसका नाम भी आना चाहिए, उसका पूरी डिटेल आ जाना चाहिए। तो वो उसके लिए तो मेरे को पूरा व्यू लेके आना पड़ेगा ना, पूरा HTML बड़ा सा कुछ आएगा, समझा? तो अभी सिर्फ वैल्यू वाली बात चल रही है, तो वो अभी पार्शियल व्यू वाला कंसेप्ट में लाया नहीं हूँ, ये मैं पिछला ही रिवाइज कर रहा हूँ जो पहले लेक्चर में था। ये समझा? भाई यार याद हो जाएगा, नंबर याद रख देगा, ठीक है चलो वो भी एक अच्छा है। 7 नंबर का अपने को यूज करना है। तो मैं अभी तक मैं नंबर पे ध्यान नहीं दिया था, नहीं तो मैं इतना, मैं हमेशा पैरामीटर देखता हूँ, मतलब नीड के हिसाब से, क्योंकि कितना नंबर आदमी याद रखेगा, अपनी ज़रूरत तो अपने को हमेशा याद रहती है, ठीक है। तो ये नेम प्रोवाइड किया मैं, ठीक है। नेम प्रोवाइड करने के बाद मैं सेलेक्ट लिस्ट बोला, सेलेक्ट लिस्ट में बोला मॉडल से उठा, तो वो बोलेगा मॉडल में तो कितने कितने सारे कॉलम है, कौन सा उठाऊं मैं, तो बोला एक काम कर, ये वाला कॉलम यहाँ डाल, ये वाला कॉलम यहाँ डाल, मतलब प्रोडक्ट आईडी वैल्यू में डाल, नेम दिखने के लिए टेक्स्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम डाल, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि ऑप्शन लेबल, ऑप्शन लेबल मतलब अभी अगर तुम लोग ध्यान दिएंगे तो एक ब्लैंक आता है सेलेक्ट एनीवन वाला, उसकी वैल्यू कुछ नहीं जनरेट होती है, तो वो ऑप्शन लेबल रहता है, मतलब वो ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा सेलेक्ट एनीवन, तो फिर मैं कुछ और सेलेक्ट करेगा तो फिर रेंडरिंग चालू होगी, तो ऑप्शन लेबल। उसके बाद HTML एट्रीब्यूट, तो HTML एट्रीब्यूट में कौन सा यूज किया, HTML एट्रीब्यूट यूज किया मैं ये वाला, ये मेरे को उस टाइप के लिए लगेगा फॉर्म कंट्रोल, बराबर ना, ये तो लगता ही है सब में, जब भी तो वो ड्रॉप डाउन ऐसा दिख रहा है अच्छा सा महंगा वाला, बराबर ना। तो सिलेक्ट एनीवन, अब कोई भी HTML एट्रीब्यूट कैसे ऐड करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जब भी ऐसा कोई बोलेगा ना कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तुमको ऐड करना है, तो चाहे तुम ये लिखो चाहे तुम ये लिखो, दोनों सेम चीज है, इक्विवेलेंट कोड है दोनों। बहुत सारी बुक में तुमको ऊपर वाला कोड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर बुक में तुमको ये कोड लिखा हुआ मिलेगा, इंटरनेट पे भी तुमको ये मिलेगा। इसका मतलब ही होता है कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। C# में क्वेश्चन करते हो लोग, मैं ग्रुप में डाला था एक आध हफ्ता पहले, जब मैं जो पिछले हफ्ते में था नहीं उस दिन रात में, कि हाउ कैन आई स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इन एरे, पता नहीं किसी को याद भी है कि नहीं, ये बहुत मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज एरे, तो तुम क्या बोलोगे डेफिनेशन, अनस एरे की डेफिनेशन क्या बोलोगे, इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर बोलता है व्हाट इज एरे, तो क्या है अरे, तो कलेक्शन रहेगा, है ना, मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगर तेरे को कोई ये बोलेगा कि एरे में मैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मतलब नहीं सेव कर सकता है अकॉर्डिंग टू अनस, ऐसे ही बोलेगा ना वो, अकॉर्डिंग टू यू आई कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन ए इंटीजर एरे, और यू कैन से इन ए टाइप्ड एरे, एक पर्टिकुलर टाइप्ड एरे, इंटीजर कैरेक्टर जो भी हो, मैं स्टोर नहीं कर सकता, तो तुम लोग ऐसे ही बोलोगे। और बोलेगा, अगर अगला क्वेश्चन वो ये बोलेगा हाउ कैन आई स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन एरे इन C#, तो उसका आंसर क्या बनेगा, उसका आंसर क्वेश्चन से मैं डाला था, मेरे को यार क्वेश्चन आंसर डाला था कि नहीं पता नहीं, क्वेश्चन था ना अभी, तो क्वेश्चन उसका आंसर ये था कि तुम ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना दोगे, ऑब्जेक्ट का एरे बना दोगे। जैसे मैं एक एरे बनाया है, जैसे अभी मैं एरे बना रहा हूँ ये इंटीजर का, बराबर, ARR इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, इसमें 10 एलिमेंट डाला, बराबर। अब मेरे को डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट सेव करना है ना, तो ऑब्जेक्ट का एरे में बनाया। अब ये एरे के अंदर तुम इंटीजर भी सेव कर सकते हो, कैरेक्टर भी सेव कर सकते हो, फ्लोट भी सेव कर सकते हो, स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हो, डबल भी सेव कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट भी सेव कर सकते हो, मॉडल भी सेव कर सकते हो, कुछ भी लाके सेव करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं,
समझा? तो ये ड्रॉप डाउन किसको नहीं समझा अभी भी कि ड्रॉप डाउन कैसे बाइंड करना है, ड्रॉप डाउन में डेटा कैसे आएगा? एक डाउट हो सकता है कि मॉडल में डेटा कहाँ से आएगा, किसी को है कैसा डाउट? मॉडल में डेटा कहाँ से आएगा? मॉडल तो मैं लिख दिया कि मॉडल में कहाँ से आएगा डेटा। मॉडल में डेटा कहाँ से आएगा? एक्शन मेथड में लिखूंगा मैं, एक्शन मेथड से व्यू में पास करूंगा ना मैं। तो इसका एक्शन मेथड दिखा दूं मैं तुमको। ये है मेरा एक्शन मेथड शो डाटा। ये कोड देखो ना, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया मॉडल इज इक्वल टू अंडरस्कोर प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट ऑल। गेट ऑल में जी भर के कोड लिखूंगा ना मैं डेटाबेस से वैल्यू रिटर्न करने का। गेट ऑल तो मैं कॉमन हर एंटिटी के लिए बनाऊंगा क्योंकि हर एंटिटी में गेट ऑल लगने वाला है। बाद में लिंक यू यूज करूंगा मैं उसके अंदर, लिंक यू गेट ऑल डॉट वेयर एक सच दैट करके ऐसा कुछ तो यूज कर सकता हूँ मैं। लेकिन गेट ऑल हर एंटिटी में रहेगा। प्रोडक्ट बनाया टेबल, प्रोडक्ट का कंट्रोलर बनाया, प्रोडक्ट की सर्विस बनाया, प्रोडक्ट का गेट ऑल बनाया, बराबर ना? गेट ऑल देखो कैसा है, ये है गेट ऑल। इसमें क्या किया, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और क्या कर दिया यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क की डेटाबेस की कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया था। क्या कॉन्टेक्स्ट क्लास अदनान एंटिटी फ्रेमवर्क की? बहुत कुछ था लास्ट लेक्चर में, सिर्फ रिवीजन भी लूंगा ना लास्ट लेक्चर का तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा सीरियसली बोलो, वीडियो कौन कौन देखा लास्ट लेक्चर की? एक हफ्ता तो गैप हुआ, कोई तो एक आध पार्ट देखेगा नहीं, 3-4 पार्ट में वीडियो बन गई थी उसकी, कोई देखेगा ही नहीं। चलो कॉन्टेक्स्ट क्लास बोलो, कॉन्टेक्स्ट क्लास से बोलो कुछ आइडिया, कुछ याद है कॉन्टेक्स्ट क्लास के बारे में? अच्छा एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है वही बोल दो यार। हाँ ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग नहीं, सुबह अभी उन लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क ही पढ़ाया था, मतलब लिखा तो नहीं है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या है अनस? मैं चाहता हूँ तो सीखे, तो सोता है ना इसके लिए तैसे घड़ी घड़ी पूछता है। सईद के सोने लगता तो सईद से पूछता भी आज सईद क्या आप खुली एकदम। क्या है एंटिटी फ्रेमवर्क जुनैद? डेटाबेस को मैप करने के लिए। हाँ तो डेटाबेस को मैप करने के लिए कॉन्टेक्स्ट क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल है जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म, मतलब हम लोग जो सिस्टम बनाया है पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। चलो हम लोग जो सिस्टम बनाया है पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। डेटाबेस जो पूरा बना है वो रिलेशनल है। इसके बीच में दोनों को मैप करने के लिए कोई एक लेयर चाहिए ना मेरे को, तो वो लेयर का नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क, मतलब ORM टूल जिसको बोल सकते हैं हम लोग। बहुत सारा ORM टूल है, एन हाइबरनेट है, एन इंजेक्शन है, बहुत सारा है। फिलहाल एंटिटी फ्रेमवर्क याद रखो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या है इसमें? कॉन्टेक्स्ट क्लास एक पोस्ट फिक्स रहता है, कॉन्टेक्स्ट जो लगाने पड़ता है उसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से अपन इनहेरिट करते हैं। एग्जैक्टली वो क्लास जो डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करेगी। देखते हैं ये क्लास डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करेगी नहीं, अपनी बनाई हुई क्लास है, किसी को याद है कि नहीं पता नहीं। ये बनाया था मैंने क्लास, किसको इनहेरिट कर रही है वो? डीबी कॉन्टेक्स्ट को। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है? डेटाबेस से जो मैपिंग, डेटाबेस से जो कनेक्टिविटी और मैपिंग का जो कॉमन टूल है जो हर किसी को रिक्वायर्ड है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट में है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का हर्ट जो है मैं बोला था कि वो डीबी कॉन्टेक्स्ट है पूरा। तो अब मेरे को कॉन्टेक्स्ट सेट करने नहीं आता डेटाबेस का, या मेरे को करना नहीं है, बोलना चाहिए आता है नहीं आता है अलग बात है, मेरे को करना नहीं है। तो मैंने एक क्लास बनाया डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर दिया, तो इसने अपनी प्रॉपर्टी को इसको दे दी। अब इसको सिर्फ क्या, इसको अब ये इसका कुछ अजम्पशन है, कुछ कन्वेंशन है। इसको डेटाबेस कहाँ मिलेगा? डेटाबेस तो मैं बनाया ना, इसको कैसे मिलेगा डेटाबेस कौन बताएगा? स्ट्रिंग कनेक्शन अपन डिक्लेयर करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि वही वाली कनेक्शन स्ट्रिंग उठाना है? नेम देते हैं ना, ऐड नेम इक्वल टू क्लास। एग्जैक्टली नेम मैं क्या दूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम जो होगा वो क्लास के नेम के सेम होगा। चेक करते हैं ये है कि नहीं है, ऑब्वियसली होगा, डेटा आ गया। समझ में आया? अगर बहुत सारी लिंक है
के अंदर, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे लिंक है कि ये है, ये सब मैं चीज़ लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, पता है तुम लोग याद है नहीं याद है, वीडियो देखे नहीं देखे, फिर से वही चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, देखो तो अच्छी बात है। तो अगर तुम लोग लास्ट वीडियो नहीं देख के आए हो ना, अभी जो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना वो 1% भी तुम लोगों को नहीं समझेगा, वही इसका रीज़न है कि मेरे को रिवाइज कराना पड़ेगा, ये समझ लो, अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसके चक्कर में। तो एंटिटी फ्रेमवर्क के डीबी कॉन्टेक्स्ट में, इसका नाम डीबी कॉन्टेक्स्ट ही क्यों लिया मैं, क्योंकि मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क में मेरी क्लास का नेम EFDB कॉन्टेक्स्ट है, तो EFDB कॉन्टेक्स्ट पे आया मैं। बैक आने के लिए, यहाँ पे जाने के लिए क्या प्रेस किया, F12, बैक आने के लिए कंट्रोल F4। अभी मैं कंट्रोल F4 करूंगा तो वापस जहां से मैं आया था वहां आ गया, इधर से चला था ना मैं, और पहले अगर मेरे को जाना है तो कंट्रोल F4, इधर से चला था मैं, गेट ऑल से, ये F12, इधर गया F12 और हाँ ये, तो समझा। जितने भी आप, एक और टेबल बनाना है मेरे को डेटाबेस में, तो मैं क्या करूँगा, बस यहाँ पे ये एक लाइन ऐड करते जाऊँगा हर टेबल के लिए, और पूरा कनेक्शन जो है जैसा चल रहा है सब चलते रहेगा, बराबर ना, समझा, समझा क्या। एक टेबल और ऐड करके बताता हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल ऐड करना है मेरे को, व्यू में गया, सर्वर एक्सप्लोरर में गया, डेटाबेस कनेक्शन में चेक किया, मेरा डेटाबेस है यही है ना, EFDB कॉन्टेक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट नाम का टेबल है, एक टेबल और ले लिया मैं मेंबर्स करके, ऐड न्यू टेबल, इसमें यहाँ पे ले लिया मैं मेंबर ID, इंटीजर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम हो गया, मिडल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और मेंबरशिप एक्सपायरी, कब एक्सपायर हो रही है उसकी मेंबरशिप, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, और क्या रहेगा, एड्रेस, बस। ठीक है, ये हो गया टेबल, सिंपल सा, नाम दे दिया मेंबर्स, ओके, मेंबर्स टेबल बन गया। मेंबर्स के लिए मेरे को मॉडल बनाना पड़ेगा, डोमेन मॉडल में आया, डोमेन मॉडल में मेरे पास ये है एंटिटीज़, एक एंटिटी ऐड करना है मेरे को, एक क्लास ऐड किया, एक एंटिटी ऐड करना है तो एक क्लास ऐड किया, क्लास का नेम दे दिया मेंबर्स, पब्लिक क्लास रहेगी ये क्योंकि अलग प्रोजेक्ट में है, मेरे को वेब UI प्रोजेक्ट में यूज़ करना है उसको, तो पब्लिक, यहाँ पे क्या कर दिया, इसका डेटा टाइप हम लोग देख लेंगे क्या है, इसका इंटीजर है, ये सब स्ट्रिंग है, ये डेट है, ये डेट है, ये स्ट्रिंग है ना, तो इंटीजर, मेंबर ID, पब्लिक स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग
फाइल नेम, पब्लिक स्ट्रिंग, कॉपी कर सकते हैं ना वहाँ पे, वैसे जैसे लास्ट टाइम जो कॉपी कहाँ से किया? टेबल से डायरेक्ट जो फिर यहाँ हाँ पे वैसा भी कर सकते हैं, जहन में आया नहीं मेरे। वो वाला डेट टाइम कर सकते हैं, कभी कभी दिमाग कम काम करता है। तब बस थक जाते हैं ना। अबे आज बहुत मन नहीं था लेक्चर लेने का, लेकिन क्या है, पिछले टाइम छुट्टी दिया था उसके लिए आ गए। सुबह भी लेक्चर लिया ना, इसमें क्या है ना, थोड़ा बच्चे लोग को भी आराम मिल जाता है ना। थोड़ी देर तक जैसे अपना टाइप कर रहे हैं तो अनस जैसे लोग क्या है थोड़ा नींद मार लेते हैं। एक आध नींद तो हो गई होगी अनस की। ये हो गया मॉडल, ठीक है। तो क्या किया मैं, टेबल बनाया, मॉडल बनाया। अब क्या करना पड़ेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करने वाली एक क्लास होना चाहिए, वो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। बस खत्म करो कहानी। अब बचा ही क्या है इसमें, कहाँ है वो क्लास, ये है कॉन्क्रीट। यहाँ पे आया, इसको कॉपी कर लिया। चलो कॉपी नहीं करते, लिखते। पहले क्या लिखने का, पब्लिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ये क्या होगा, डीबी सेट रिटर्न करेगा, डीबी सेट ऑफ जो मॉडल तुम्हारा है वो, तो मॉडल का नेम क्या है, मेंबर्स। अब और जो तुम्हारा टेबल का नेम है ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी का नेम होना चाहिए, मेंबर। ऐसे है क्या, ऐसे मेंबर्स। ये हो गया। टेबल का नेम और मॉडल का नाम भी तो अपनी सेम ही ले सकते हैं। सभी हम लोग अभी सेम ले रहे हैं। कभी कैसा होता है कि उधर एस नहीं होता है, मतलब क्लास के अंदर हम लोग एस नॉर्मली नहीं लगाते। तो जैसे प्रोडक्ट टेबल का नाम बनाया मैंने प्रोडक्ट्स, जैसा यहाँ पे मॉडल का नाम बनाया मैंने प्रोडक्ट, तो फिर वहाँ पे सेम लिखेंगे। लेकिन वो एक्सेस हो रहा था फिर भी, लास्ट टाइम मैं चेक ऐसा किया। होता है रैंडम में वीडियो देखा, उसमें भी मतलब प्रॉपर्टी का नाम अलग ही है टेबल के नाम से। जहाँ तक मैं पढ़ा था तो इसके हिसाब से मैं सेम रखा था। वो मॉडल का जो नाम लेते हैं ना, वो टेबल का नाम का वो रखना है, और कभी नहीं रखते तो वहाँ टेबल एट्रीब्यूट तो यूज नहीं है ना, मॉडल का नाम इधर प्रोडक्ट है और इधर पे प्रोडक्ट्स है, एक्सेस तो हो रहा है, वही तो कमाल है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। नहीं, वो मॉडल वहाँ जो क्लास बना, ये जो क्लास बना अपन ये मॉडल ये ना, हाँ, वहाँ से क्लास की उस पर जाओ ना, डेफिनेशन। अबे तो क्या है क्लास का नेम, प्रोडक्ट है, दिख नहीं रहा क्या? हाँ है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। और डेटाबेस में प्रोडक्ट है। हाँ मैं चेंज किया था उसको, लेकिन तुम लोग कन्वेंशन फॉलो करो तो बेस्ट है, ठीक है। तो पब्लिक डीबी सेट मेंबर्स, मेंबर्स गेट एंड सेट, ये इतना लिखा मैं, बस हो गया काम। अब करना क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको कॉल करो, डेटा आ गया। इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको कॉल करो मेंबर्स करके, पूरा डेटा आ जाएगा उसमें। प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये इधर बनाया ना इसका ऑब्जेक्ट, एंटिटी गेट ऑल के अंदर F12, इसका ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्टेक्स्ट का, और प्रोडक्ट कर दिया, इधर आ गया डेटा। उसमें से क्या उसको टू लिस्ट कर गया, टू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट कर दिया तो कन्वर्ट हो गया, मिल गई मेरे को लिस्ट प्रोडक्ट। अब मेरे को मेंबर की लिस्ट चाहिए रहेगी तो क्या करूँगा, ऐसा लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट मेंबर्स डॉट टू लिस्ट ऑफ मेंबर्स का डेटा भी आ गया। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगी क्या, कुछ डिज़ाइन करना, कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करना, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। जितना टेबल ऐड होते जाएगा वो सबके सब तुमको इधर मिलते जाएगा। फॉर एग्जांपल तुमको इसमें कुछ डिलीट करना है, मेंबर्स डॉट ऐड, मेंबर्स डॉट रिमूव, ये डिलीट किया, रिमूव करना है मेरे को, तो रिमूव किया बेस्ड ऑन एंटिटी, तो किसको रिमूव करना है वो एंटिटी बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे न्यू मेंबर ऑफ, ये एंटिटी को डिलीट करना है, उसका आईडी बता दो, मेंबर आईडी बता दो उसका।
मेंबर आईडी उसका समझ लो, मैं जो भी है वो लिख दिया, जो भी एंटिटी को डिलीट करना है वो एंटिटी की पूरी डिटेल डाल देने का। ये डालने का क्या मतलब, सेलेक्ट करके डेटा से गेट करके उधर पास कर देने का। समझ में आया क्या? तो अभी मैं इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ये तो यहाँ पे चेंज हुआ ना, डेटाबेस में तो चेंज नहीं हुआ। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस करा, पूरा चेंजेस डेटाबेस में चला गया। ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट जब डिलीट होने के बाद वहाँ पे भी वो इधर मैं रिमूव किया, रिमूव यहाँ से हुआ हाँ। एंटिटी फ्रेमवर्क के जो मेरा डेटा फैच करके लेके आया था उधर से, लेकिन डेटाबेस में अभी भी पड़ा है। सेव चेंजेस करूंगा तो ये चेंजेस डेटाबेस पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ वही तो एंटिटी फ्रेमवर्क का कमाल है। वो अभी लिखा क्या मैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम लिखा क्या मैं, डिलीट फ्रॉम लिंक क्यों नहीं है ये एंटिटी फ्रेमवर्क क्या, ये लिंक क्यों नहीं है? लिंक क्यों क्या है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी देते हैं, बस कोई से भी टाइप का कलेक्शन। हेलो हाँ कौन, हेलो हाँ बोलो ना। शाम को फ्री तो नहीं, लेकिन मेरे को जाना था यार काम को। रात में आएगा क्या, रात में मतलब रात में 8-9 बजे यार, 8-9 या 10 बजे के टाइम ऐसा बोल रहा था। अरे इधर है ना अपना मंगल प्रसाद स्लैब पे क्लास है, लैंडमार्क क्लास, उसके बाजू में लैंडमार्क क्लास है। मंगल प्रसाद स्लैब पता है ना देखो, तो यहाँ पे तुम ऐड कुछ भी करोगे और सेव चेंजेस करोगे तो वहाँ पे चला जाएगा। अब मेरे को एक बताओ व्हाट इज ट्रांजैक्शन, एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? वासे व्हाट इज ट्रांजैक्शन? तुम तो डीबीएमएस पढ़ा रहे हो, वो फटाक से बोलो। एसिड प्रॉपर्टी, बंच ऑफ स्टेटमेंट दैट मेंटेन्स एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, आइसोलेशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या हो गया, एटॉमिसिटी कौन बताएगा? एटॉमिसिटी इलानी, एटॉमिसिटी तो यहाँ पे आई क्या? हाँ मतलब ऐसा रूल जिसमें मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को एटॉमिक करने का रूल ये है कि एक सेल में मैं इंडिविजिबल वैल्यू रखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर मैं फुल नेम रखा, फुल नेम में मैं लिखा फहद फैयाज मोमिन, लेकिन इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो मैं इसको डिवाइड कर दिया, तो अब डिवाइड करने के बाद ये एटॉमिक हो गया फर्स्ट। अब मैं फर्स्ट नेम को और डिवाइड नहीं कर सकता, हाँ कर सकता हूँ, उसमें टाइटल निकाल दूँ मैं अगर तो। अब टाइटल निकाल दे उसमें और डिवाइड नहीं कर सकता मैं। तो अब एक इंडिविजिबल टाइम तक जितना हो सके उतना डिवाइड करते चले जाएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर एंटिटी तक वो एटॉमिक हो जाता है। ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट में अगर एटॉमिक की बात करेंगे तो जितने भी स्टेटमेंट हम लोग ट्रांजैक्शन के अंदर लिखते हैं वो सब एक यूनिट होता है, वो इंडिविजिबल नहीं होता है। एक होगा तो सब होगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा। मतलब ट्रांजैक्शन या तो 0% होगा या तो 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसा है कि मैं अभी एक सेल परचेज का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेल परचेज का सॉफ्टवेयर में कैसा होता है, नॉर्मली ये स्टॉक का टेबल है एक, ठीक है, इसमें सब प्रोडक्ट की डिटेल है, सब भरा पड़ा है इसके अंदर। ये जो है मेरा सेल का टेबल है, इसमें जो सेल होगा वो प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, उसकी क्वांटिटी है 10, ठीक है। सेल, ये प्रोडक्ट जो है दो क्वांटिटीज की सेल हो गई, तो क्या होना चाहिए आइडियली, मतलब डेटाबेस लेवल पे क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पे 8 हो जाना चाहिए और यहाँ पे एक रिकॉर्ड आना चाहिए A with 2, बराबर ना, ऐसी कुछ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट चलेगा, ये टेबल पे कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, इंसर्ट, एक इंसर्ट चलेगा विद A2 और समथिंग जो भी प्राइस है, कस्टमर का नेम है वो। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, अपडेट, ठीक है। अब ये मैं ऊपर नीचे कहीं तो लिखूंगा, या तो पहले अपडेट करूंगा बाद में इंसर्ट करूंगा, या तो बाद में इंसर्ट करूंगा पहले, कुछ तो ऐसा करूंगा ना मैं। तो आगे पीछे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो एक सिचुएशन में लिया मैं कि मैं पहले इंसर्ट कर रहा हूँ फिर अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे एक इंसर्ट होगा, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो यहाँ पे अपडेट हो गया, ये ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ बनाना है मेरे को। अब ऐसा सोचो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए और ये फेल हो जाए, हो सकता है कि नहीं, बहुत होता है ऐसा।
ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट फेल हो गया, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बिका लेकिन यहाँ स्टॉक में से वो माइनस नहीं हुआ, या फिर ऐसा हो जाए इसको मैं ऊपर लिखूँ इसको नीचे लिखूँ तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए, ये फेल हो जाए। इसका मतलब ये होगा यहाँ से प्रोडक्ट माइनस हुआ लेकिन सामने वाले को मिला नहीं, मतलब सेल नहीं हुआ, सेल में नहीं आया, इंसर्ट नहीं हुआ रिकॉर्ड में। बात मेरी समझिए क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, आइडियली तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ कि इसको कोई डिवाइड ना कर सके ऐसा बना देता हूँ। तो इसको ये दोनों कोई डिवाइड ना कर सके मतलब इसको मैं क्या बना देता हूँ, इसको ये बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर तुमको ट्रांजैक्शन क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं, खुद ब खुद ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट तुमको मिल जाता है। सोचो ना, अभी यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट मेरे को ऐसा रखना है कि प्रोडक्ट इंसर्ट हो और मेंबर अपडेट हो, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड न्यू प्रोडक्ट, फिर उसके बाद लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट मेंबर्स डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट विथ ये वैल्यू, उसके बाद सेव चेंज करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फेल हो गया, फेल हो गया मतलब सी शार्प का कोड फटा, अब क्वेरी की बात नहीं कर रहा, सी शार्प है ना ये, तो ये क्या करेगा, सीधा कहाँ जाएगा, कैश में। सेव चेंजेस एग्जीक्यूट होगा क्या, डेटाबेस में चेंज ही नहीं हुआ। बात समझी क्या, नहीं समझी, किसको किसको समझी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटिटी फ्रेमवर्क, तुम लोग को उसके मतलब तुम लोग को उसकी अहमियत नहीं समझती, मेरे को ऐसा लगता है तुम लोगों को देख के, और नहीं समझती है कि नहीं समझती वो नहीं बता सकता, लेकिन समझेगी जरूर आगे जाके, जब डंडा पड़ेगा ना जब समझेगी। समझ में आया? तो अभी जैसे मैं क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर ऐड कॉल किया, ऐड मतलब इंसर्ट, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क का ऐड बोलूंगा ना उसको मैं। फिर मैं मेंबर्स के अंदर अपडेट कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैं सेव चेंजेस। ये पूरे कोड को मैं डाला ट्राई कैश में, ये कोड फेल हो गया तो ये कहाँ जाएगा, कैश में। कैश में क्या लिखूंगा मैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल बैक, सीधा मार देगा जो इंसर्ट किया था, अभी तो किया ही नहीं है, अभी तो फिर भी रोल बैक होगा जो भी पेंडिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ये कोड पड़ गया, तो क्या करेगा, सेव चेंजेस नहीं एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ आएगा, रोल बैक। ये जो इंसर्ट किया था उसको उड़ा देगा, क्योंकि वो तो अभी डेटाबेस में गया ही नहीं है ना, सेव चेंजेस होने के बाद वो डेटाबेस में जाएगा। मेरी बात समझ रही है, बहुत मेहनत लगती है डेटाबेस में करने के लिए, और एंटिटी फ्रेमवर्क उसको ऐसे चुटकी में कर रहा है, चुटकी में, कुछ है ही नहीं, तुमको करना ही क्या है, सोचो ना तुमको करना क्या, तुमको कुछ डेटाबेस की चीज मेंटेन करनी पड़ रही है, तुमको कुछ ट्रांजैक्शन सोचना पड़ रहा है, नहीं तुमको बोला ये करो, सेव चेंजेस करो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऑलवेज कोड को ट्राई कैच के अंदर लिखो। अबे रैम पे होता है ना वो, हाँ वो तो रैम पे हो रहा है ना, ये तो कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है, रैम पे। सेव चेंजेस होने के बाद वो रैम के चेंजेस को डेटाबेस पे डालता है, जब तक सेव चेंज नहीं करेंगे हाँ जब तक जाता नहीं डेटाबेस पे। मैं तो पहले ही बोला ना, ये सिर्फ यहाँ कर रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क के एनवायरनमेंट में कर रहा है, डेटाबेस पे नहीं कर रहा है। मतलब जो तेरी एंटिटीज बनी है ना, यहाँ पे कैसा करते हैं हम लोग, पूरे डेटाबेस को लाके एंटिटीज में फिल करके रख लेते हैं, बस 4 टेबल वहाँ पे, तो 4 एंटिटी होगी यहाँ पे, चारों एंटिटी को फिल कर दे तू, क्या फर्क पड़ेगा, चारों एंटिटी को फिल करके खेल कितना खेलने का इसके अपने अंदर, एक बार भी सेव चेंज मत लिख तू, खाली यहाँ दिखेगा, बंद करेगा फिर चालू करेगा, डेटाबेस में वही पुरानी वैल्यू रहेगी, लेकिन तेरे एप्लीकेशन में दिखने लगेगी वो सेशन के लिए, बंद करेगा तो फिर नहीं रहेगी। समझा मैं क्या बोला? हाँ, जब तक फिर से लोड नहीं करता एंटिटी को, जब तक वो चेंजेस रहेगा ना, मैंने मतलब 4 रिकॉर्ड है लेके आया, एक रिकॉर्ड रिमूव किया, फिर वही जो रिमूव करने के बाद वही कॉन्टेक्स्ट को मैं डिस्प्ले करूंगा, तो यूआई में तो 3 ही बताएगा, तो बंदे को लगेगा डिलीट हो गया, लेकिन डेटाबेस में डिलीट नहीं हुआ क्योंकि सेव चेंजेस फायर नहीं हुआ। अब उसने बंद कर दिया, सेशन एक्सपायर हो गया, वो रैम से निकल गया, वो 3 रिकॉर्ड वाला, लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस में तो 4 ही पड़ा है। फिर से लोड होगी जब एंटिटी, तो फिर 4 दिखा, बोले अबे यार पहले मैं डिलीट किया था, मेरे को एकदम अच्छे से याद है, फिर से कैसे बता रहा, मतलब सेव चेंजेस कॉल नहीं हुआ। हाँ, और अगर हर लोड पे, जैसा हम लोग करते हैं, हर लोड पे तुम फिर से डेटाबेस से फैच करते हो, जैसा मैं इससे पहले किया भी था, पता नहीं याद नहीं, लोड पे तुम करते हो फिर से फैच, यानी पेज लोड होगा, इंडेक्स पे फिर से डेटाबेस में जाके लेके आते हो, जैसा मैं इसमें अभी इंडेक्स का कोड तो बता रहा हूँ तुमको, ये प्रोडक्ट के लिस्ट का ही कोड बता रहा हूँ ना, तो लिस्ट जब आती है तो जब तुम डेटाबेस के पास चले जाते हो तो फिर तुमको ऑलवेज अपडेटेड ही मिलेगा, रॉन्ग रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। डेटाबेस से मिलेगा डेटा वो हाँ,
अभी कुछ डाउट है क्या? सही, डेटा कैसे आया या कुछ भी डाउट? नहीं बोलना भाई, कुछ तो डाउट है तेरे को, बोलना क्या डाउट है, क्या समझा? किसको नहीं समझा? चलो वही बोलो। अनस समझा? असला तुम्हारा दोस्त नहीं आया सिराज? Bunch of statement that maintains asset property. तो अभी ये समझा ड्रॉप डाउन कैसे भागा है? ये समझा कि नहीं? ड्रॉप डाउन कैसे भागा है? तो ये मेरा इंडेक्स सब है भाई, पुराने ही चल रहा है, नया कोड थोड़ी लिख रहा हूँ, सब वीडियो में है। CBO नेम डॉट चेंज, जैसे चेंज होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं सेलेक्ट किया। तो अभी जैसे मेरे को कोई और एंटिटी पे लिखना रहता तो मैं क्या लिखता, मैं ऐसा लिखता डॉलर के अंदर जाके डबल कोट्स लगा के हैश लगा के उसका आईडी, जैसे मेरे को डीप पे लिखना है डीप पे लिख सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पे लिखना है टेक्स्ट बॉक्स पे लिख सकता हूँ। तो जो भी है कंट्रोल उसका आईडी लिख देने का, उसका आईडी XYZ जो भी है, आईडी डॉट क्लिक पे करना है तो क्लिक, चेंज पे करना है तो चेंज। तो फिलहाल मेरे को अभी चेंज पे करना है तो मैंने चेंज लिया। तो CBO नेम डॉट चेंज, जैसे चेंज होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये पैरामीटर देखो, सिलेक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक, ये दिखा यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले URL बनाएगा। तो मेरे को गेट प्राइस कॉल करना है, गेट प्राइस में मेरे को उसका जो सेलेक्ट में किया हूँ ना वो उसका आईडी भेजना है। तो मैं डाल दिया प्रोडक्ट मेरा कंट्रोलर का नेम, गेट प्राइस मेरा एक्शन मेथड का नेम, उसके आगे CBO नेम डॉट वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू है। तो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, जो हाँ जो मैं सेलेक्ट किया हूँ उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में जो पड़ा है वो यहाँ पे आएगा। अब उसके वैल्यू एट्रीब्यूट में तो 1 2 3 4 है, आईडी है, टेक्स्ट के अंदर नेम दिख रहा है ना, मतलब दिख रहा क्या है, लेकिन जाएगा 1, बराबर ना। तो इधर पे आएगा 1, तो जो आईडी बनेगा वो क्या बनेगा 1। देखना है, ये देखो आया। थर्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट किया तो प्राइस गेट प्रोडक्ट गेट प्राइस /3 बराबर, तो 3 वाले का आईडी मैं सेलेक्ट किया, ये क्या आया गेट प्राइस 1, तो 1 वाले का प्राइस मैं सेलेक्ट किया, ये ब्लैंक, क्योंकि वो ऑप्शन लेवल में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं आया तो फंक्शन में भी कुछ नहीं आएगा। जब वो नल गया आईडी तो वो फेल हो जाएगा, वहाँ पे आगे जाके एरर आता है बैकग्राउंड में। अगर मैं डिबग करके बताऊंगा तो एरर आता है, वो एरर को भी तुम हैंडल कर सकते हो। एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आईडी नॉट इक्वल्स नल है तब। अगर आईडी नॉट इक्वल्स नल है तो ब्लैंक जेसन रिटर्न करेगा। कर सकते हो ऐसा हैंडल, लेकिन jQuery की एक अच्छी बात यह है कि वो एरर नहीं दिखाता, मतलब एरर आता भी है तो दिखता नहीं है, न्यू ब्लैंक पूरा जाता है, डेटा कुछ नहीं मिलता है तो ब्लैंक ही रहता है वो। ऐसा समझ में आया क्या, कुछ समझा?
समझा कैसे कॉल हो रहा है, जे क्वेरी कैसे कॉल कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है। तो अब ये जो डेटा जो भी लेके आता है प्रोडक्ट, मतलब ये क्या करता हूँ मैं, ऑल प्रोडक्ट निकालता हूँ, ऑल में से देखता हूँ प्रोडक्ट आईडी कौन सा है, तो वो प्रोडक्ट आईडी वाला फिल्टर करता हूँ, वो प्रोडक्ट आईडी में से सिंगल और डिफ़ॉल्ट करके इसमें डाल देता हूँ प्रोडक्ट में से उसका प्राइस जेसन में पास करता हूँ, तो जेसन में उसका खाली प्राइस जाता है। तो कहाँ पे मिलता है वो मिलता है यहाँ पे यूआरएल में किसके अंदर पास कर रहा हूँ, यूआरएल में गेट जेसन फंक्शन में पास करता हूँ। तो ये यूआरएल को क्या मिलता है, प्रोडक्ट स्लैश गेट प्राइस स्लैश 1 फॉर एग्जाम्पल। तो वो जाता है, वो 1 वाले को कॉल करता है, वहाँ पे जाता है 1 वाले का प्राइस लेके आता है। तो 1 वाले का प्राइस आता किसमें है, डेटा में। समझ में आया, 1 वाले का प्राइस आता किसमें है, डेटा में। अब डेटा ना लाएगा तो कुछ नहीं दिखाता, तो डेटा में आता है। डेटा में आया तो मेरे को डेटा का अच्छा थोड़ी डालना है, उसको टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करना है। तो $txt प्राइस डॉट वैल्यू में डेटा डाल दिया, तो डेटा में दिखाया था। जैसे डॉट वैल्यू कुछ नहीं होता है तो मैं गेट कर रहा हूँ, डॉट वैल्यू में कुछ पास किया हूँ तो मैं सेट कर रहा हूँ। जे क्वेरी में डॉट वैल्यू में सिर्फ ब्लैंक दिया मैं, तो मतलब मैं गेट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू चाहिए। जैसा मैं ऊपर लिखा इधर एवो, देखो एवो, मेरा मुंह नहीं देखो, एवो, तो डॉट वैल्यू बराबर, तो वही गेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ पास करता हूँ, इसका मतलब मैं डॉट सीबीओ नेम में कुछ सेट कर रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे मेरे को सेट करना है, तो मेरे को डेटा सेट करना था, मतलब वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अपडेट होना चाहिए। समझ में आया क्या, समझा कुछ? तो अब मेरे को, मैं चाहता क्या हूँ यहाँ पे, मेरा मसला ये है कि ये करने, ये सब ठीक है, ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका सिलेक्ट करने में पूरा नीचे व्यू बन के आना चाहिए, मतलब पूरा ऐसा फॉर्मेटेड ऐसा व्यू खुलना चाहिए उसके नीचे। तो वो कैसे आएगा, बात समझ में आई? गेट जेसन के यूआरएल तो अभी भी वही पास होगा जो पास हो रहा है, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी भी आईडी पास करूंगा, लेकिन एक वैल्यू नहीं आना चाहिए, पूरा व्यू आना चाहिए। वहाँ से पार्सल वही गेट जेसन की जगह मैं उसको पार्शियल व्यू करूंगा, व्यू नहीं, पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू जो होता है वो एक व्यू के अंदर रेंडर हो सकता है। अभी वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा, पहले वो बोलो मेरे को, तो मैं आगे का कुछ बोलूंगा, तो आगे का मैं पढ़ाया कोई मतलब ही नहीं है। समझा इधर तक? किसी को कोई डाउट है अभी भी पिछले में, क्या ये कैसे आया, वो कैसे आया, या देख लो, कुछ देख के शायद कुछ याद आ जाए। ये क्या है भाई, अब एवरेज दे रहा, पहले नहीं दे रहा था। वही आप दे रहे हो एरर। मेरे ख्याल से ना पहले सिर्फ एक टेबल था, तो इसके लिए शायद नहीं दे रहा था वो, मे भी दूसरा नहीं ऐड किया था, खाली है डेटाबेस। अच्छा हाँ, टेबल 2 करके एक और टेबल है। लेकिन उसको एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐड नहीं किया ना मैं। एक मिनट, मैं वापस इसको रिवॉर्ड करता हूँ जो मैं चेंज किया था, मेरे को याद है ना क्या चेंज था। एक काम करता हूँ, इसको प्रोडक्ट कर देता हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। भाई कैसे भी नेम करूँ, ये भी नेम नहीं होता क्या? F2 मार लेना। वही से करना पड़ेगा। होगा है ना वाला? क्या होता है। होता तो होगा भाई, ऐसा थोड़ी हो ही नहीं सकता कि नहीं होता, कुछ है नहीं होता है। इधर से होगा ना, इधर से तो होता है ना, अपने को मालूम है ना इधर से, वो इधर से नहीं हो रहा तो क्या हुआ? एंडिंग में देता हूँ ना, मतलब
मगरिब से 20 मिनट पहले याद दिला लो। हाँ। असल मैं छुट्टी दे दूंगा मैं वही टाइम समझा। इसी महीने यार पड़ा हुआ है यार। देगा पसीने पसीने। मैं इसके लिए मुझे सैटरडे का भी पूछा था। अरे सैटरडे यार जीने देगा चैन से मेरे को। शादी से इंसान है जीने नहीं देगा चैन से बदबू लगेगी तेरी मेरे को। ये देखो प्रोडक्ट टेबल कर दिया। रिफ्रेश। मैं एकदम श्योर था कि प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। हाँ। इसके लिए मैं मतलब वो कर रहा था कि प्रॉब्लम होना ही होना है। वो ये एंटिटी का अभी क्या दे रहा है, अभी भी वैलिडेशन का एरर दे रहा है, मतलब वैलिड नहीं है। कुछ कम ज़्यादा हो गया क्या? प्रोडक्ट आईडी ये इसका एरर है क्या? एंटिटी मेंबर हैज़ नो की डिफाइन द की फॉर दिस एंटिटी। ओके बोल देना चाहिए। एरर क्या है देख लो एक बार। एरर ये है कि मेंबर जो एट्रीब्यूट तुमने टेबल बनाया उसके लिए तुमने प्राइमरी की वगैरह डिफाइन नहीं किया, तो की उसके लिए डिफाइन करो। तो की कैसे डिफाइन करूँगा? ये आया मेंबर में, ये मेंबर आईडी को की बनाना है। बस ये बन गया की, प्राइमरी की बन गया, खत्म। मैंने उसका एरर नहीं था जो अपन जाएंगे। नहीं उसका नहीं था, उसको मैं फिर ट्राई करूँगा अच्छे से बैठ के। मैं एकदम श्योर हूँ कि वो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। देखिए तो की देने के बाद भी दे रहे हैं। प्रोडक्ट्स अब वही प्रॉब्लम है। वापस मैंने प्रोडक्ट्स लिखा है क्या कहीं पे? लिखा यहाँ किधर है? टेबल नहीं अब शायद प्रोडक्ट कहीं प्रोडक्ट्स लिखा हूँ मैं। ये आ कहाँ से भाई? ये कोड कहाँ से आ रहा है? इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम dbo डॉट प्रोडक्ट्स, ये कहाँ पे है? ये इधर आएगा। वापस से प्रोडक्ट्स का तो इशू हो टाइम वेस्ट होता है ना। है ना। प्रोडक्ट्स किया तो हो गया, लेकिन dbo डॉट प्रोडक्ट्स में डिफाइन किधर किया था? वो सब मैं बाद में देखूंगा। चल लेकिन इतना याद रखो नेम से मसला होता है। अब ये तो प्रूफ हो गया ना। तो हाँ ये कैसे बना ये बताने का था मेरे को। ये किसी को डाउट है क्या कि ये कैसे बना? सबको डाउट ही दिख रहा मेरे को। आगे बढ़ा। पिछला पूरा रिवाज जाएंगे तो बाद में फिर एक संडे रुकना पड़ेगा। ठीक है पिछला चलो मैं वीडियो बताता हूँ। वीडियो देख के जिसको डाउट रहेगा वो पूछ लेना। ठीक है।